नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे महासेल की शुरुआत हो चुकी है। खरीदारी भी जमकर हो रही है। लोगों को बम्पर डिस्काउंट देखकर लग रहा है कि मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं। यूपीआई से आप धड़ाधड़ पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट को लेकर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया है। आज के मनी सेंट्रल में यूपीआई पेमेंट में आने वाले बड़े बदलावों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ऑप्ट करने से मना किया गया है। क्या है पूरी कहानी, पेच और मामला कहां फंस रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। यूपीआई यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब यूपीआई को और भी आसान और मजबूत बनाने जा रहे हैं। जल्द ही जब आप किसी दुकान या ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास पूरी रकम एक बार में चुकाने की जगह ईएमआई में यानी आसान किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन होगा। कौन कौन सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, अगर ये सुविधा आती है तो इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसके अलावा इसको लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की। खबरें ये आ रही हैं कि कंपनी 2026 तक सैटेलाइट के जरिए मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने अमेरिकी कंपनी AST यानी एसेट स्पेस मोबाइल्स के साथ साझेदारी कर रही है। इसके अलावा वीआई अपने नेटवर्क को मजबूत करने और कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए 3 मोर्चे पर काम कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए नया यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मार्च 2025 में जारी आदेश के अनुसार ईपीएफओ के कर्मचारी जो पहले से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल थे, उन्हें यूपीएस चुनने का विकल्प दिया गया था। लेकिन ताजा आदेश में साफ कहा गया है कि योजना अभी विचाराधीन और तब तक लागू नहीं होगी। ऐसा क्यों आदेश जारी करना पड़ा ईपीएफओ को, इसकी इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब यूपीआई को नए लेवल्स पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही कस्टमर्स किसी भी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग में यूपीआई से पेमेंट करते समय एक मुश्त रकम देने की बजाय किस्तों में यानी ईएमआई का ऑप्शन चुन सकेंगे। अभी तक ईएमआई की सुविधा जो है ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर ही मिलती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये सुविधा जो है सीधा यूपीआई यूजर्स को मिलेगी। मैडम, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? और हम लोग आज सुबह ही न्यूज़ रूम में डिस्कस भी कर रहे थे कि विशाल, ये पहले से फॉलोअप स्टोरी आती हुई नजर आ रही थी। पहले भी कहा जा रहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन अब चूंकि जो एनपीसीआई जाग चुका है, कैसे देख रही हैं इस खबर को? तो बेसिकली यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश है विशाल। यूपीआई का इस्तेमाल इतनी तेजी से हो रहा है और हमारे देश में हमने देखा है लगातार जिसकी ट्रांजैक्शंस में, और आप देख रहे थे सुबह ही 20 अरब के आसपास के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 25 से 30 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हैं। इसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। लोगों ने यूपीआई को हाथों हाथ लिया है, लेकिन नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो व्हाट इज नेक्स्ट पर तो एनपीसीआई को काम करना ही है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। अब यूपीआई का इस्तेमाल आप सोचिए घर घर गांव गांव में हो गया है, इतना आसान हो गया है। लोग बटुआ अब नहीं ले जाते हैं, यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया डायमेंशन जोड़ने की बात हो रही है कि अभी तक क्या है, हमने स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, लेकिन अब जो है आप अपना वो पेमेंट जो है उसी समय नहीं करने के बजाय उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये कोशिश जो है एनपीसीआई कर रहा है और इसे जल्द लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्रेडिट कार्ड की कमी जो है वो किसी को महसूस नहीं हो। वो जनता जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। एग्जैक्टली मैम, मेरे पास अभी तक क्रेडिट कार्ड कभी नहीं है और मुझे कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे यूपीआई जिससे मैं बहुत फ्रीक्वेंट पेमेंट करती हूँ, तो मुझे भी लगेगा कभी कुछ ऐसी चीज खरीदनी है कि भाई चलो ईएमआई में ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैडम, आज मैंने अपनी ओपनिंग में महासेल का जो जिक्र था उसको किया, क्योंकि अभी जो लगातार आप देख रहे होंगे मैम, देश की पूरी जनता जो है सेल में एकदम लगी हुई है, भिड़ी हुई है। मेरा भी विश लिस्ट भरा हुआ है और अगर अभी मुझे वही लग रहा है कि ये महीने का आखिरी, अभी पैसों के लिए थोड़ा सा हमें फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास वो ईएमआई का ऑप्शन होता तो मैं भी शायद दोबारा रीथिंक कर लेती। तो वही करने की कोशिश है, लोगों को ज्यादा अपने ग्राहक बढ़ाने हैं यूपीआई के जरिए। वैसे विशाल, एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये पढ़ रही थी कि आईसीसीआई ऑलरेडी जो है, आईसीसीआई बैंक की तरफ से ये ऑप्शन है कि पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन
बहुत ही कम लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों को दे रहे हो, बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, जो लोग कारोबार करते हैं, जिनका वो अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस पेमेंट में, वो ईएमआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमने ये भी समझा कि पेटीएम और नावी भी इस सुविधा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ एनपीसीआई से पुश करता हुआ नजर आएगा और साथ में हम इसे पेटीएम और नावी के प्लेटफॉर्म में भी आते हुए देखेंगे कि आप अपने पेमेंट्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकें। और पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो 25 से 30 करोड़ लोग अभी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी देखिए 140 करोड़ है, उन तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी होगा कि आप नए नए फीचर्स ऐड करें। और ये ईज ऑफ पेमेंट का एक और लेवल ऐड हो जाएगा ना, कि आपके पास पैसे नहीं भी, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी विशाल। आप सोचिए, इतना बड़ा इकोसिस्टम जब जुड़ेगा, लोन लेगा, आप उनको कैसे ट्रैक करेंगे, आप उनके डिफॉल्ट को कैसे ट्रैक करेंगे, आप उनसे ब्याज क्या वसूलेंगे, कुछ तो ब्याज वसूलेंगे अगर आप उन्हें ये सुविधा दे रहे हैं। कहा जा रहा है मैडम कि ईएमआई वाली पेमेंट पर 1.5% के आसपास जो इंटरचेंज वाला जो फीस है वो लगाया जा सकता है। इसको ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, फीस लेंगे, ब्याज लेंगे, पेनल्टी लेंगे, लेट पेमेंट पे लेंगे। तो ये वाला भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सिर्फ एक ईएमआई लॉन्च कर दिया वही काफी नहीं होगा ना, उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें जो पारदर्शिता होगी, उसमें चार्जेस को लेकर के, अभी तो ये कयास ही है कि 1.5% का ये इंटरचेंजेबल चार्ज लग सकता है। आप इसमें और भी तरह के आप पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। आप कुछ पेमेंट भी लेंगे, अगर आप ये सर्विस दे रहे हैं, आप कुछ पेमेंट्स लेंगे, आप पेनल्टी लेंगे अगर कोई डिफॉल्ट करेगा, अगर कोई गायब हो जाएगा फोन बंद करके, तो आप उसे कैसे ट्रैक करेंगे। तो ये पूरा जो नेटवर्क है ना, ये कैसे काम करेगा। और इसीलिए ये बातें बहुत बार उठ करके फिर हमने कुछ ग्राउंड पर होते हुए नहीं देखा, लेकिन अब एनपीसीआई कह रहा है कि हम उस लेवल पर पहुंच गए कि हम ईएमआई की फैसिलिटी रोल आउट कर सकते हैं बहुत जल्द। तो इस खबर पर नजर रहेगी, क्योंकि ईज ऑफ पेमेंट का एक नेक्स्ट लेवल यूपीआई हमें दे सकता है कि आप ईएमआई के जरिए पेमेंट करें। मैडम, आपने ठीक कहा कि कस्टमर्स को महंगे जो सामान है उनको खरीदने में बहुत आसानी होगी, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी एक जो ईएमआई वाला जो ऑप्शन है उससे बहुत उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा मैडम, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि बैंक और फिनटेक कंपनियों की भी जो सेहत है वो सुधरती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनको धंधा ज़्यादा मिलेगा और इससे जो मार्जिन जो उत्पन्न होंगे, इससे उनकी भी जो सेहत है वो सुधरती हुई नजर आएगी। आप इस पर अगर कुछ 1-2 पॉइंट। ओवरऑल इनके लिए भी जो है बिजनेस का दायरा, नई कमाई का मौका हो जाएगा। हाँ, नई कमाई, उनका बिजनेस बढ़ेगा ना। अब लोगों के पास एक और ऑप्शन होगा और लोग उसे ट्राई करना चाहेंगे। और आपने जैसे कहा, ये हमारे पास ये सारे सेल्स जो आते हैं, इसमें सब लोग खरीदारी करना चाहते हैं। जीएसटी कट के बाद सबको लग रहा है बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई, खरीदारी करना है। तो इस तरह से एक तरह से कस्टमर का बेस बढ़ाने की कोशिश है, इन फिनटेक एप्स, पेमेंट एप्स का बिजनेस बढ़ाने की कोशिश हो जाएगी और आपको ईज ऑफ पेमेंट मिलेगा। लेकिन जब भी इस तरह की स्पेंडिंग वाले जो चीजें होते हैं ना, एज समवन जो पर्सनल फाइनेंस को ट्रैक करता है, हमेशा कहता है कि देखिए उतना ही खर्चा कीजिए जितनी आपकी चादर है। ये अगेन ना, आप उसमें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आए थे तो हमने क्या देखा था, लोगों ने अंधाधुंध ले लिया, क्रेडिट कार्ड खरीदे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद इतने मोटे मोटे उसमें पेनल्टी लिए जाते हैं, उसका इंटरेस्ट इतना बड़ा होता है। तो प्लीज़, अगर इस तरह की फैसिलिटी रोल आउट होती भी है तो उसके ये सारे चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, कंपनी आपसे कितना पैसा लेगी, उस पर आपको कितना ब्याज देगा, इन सब को भी ट्रैक रखिएगा और तभी बटन दबाइएगा ईएमआई वाला, ठीक है। क्योंकि नहीं तो वो क्रेडिट कार्ड के रट में जैसे लोग फंसे ना, उसी तरह आप भी एक और लोन के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। और मैडम, एक और खबर आ रही है ये भी कि एनपीसीआई आजकल बहुत एक्टिव मूड में भी आता हुआ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मैडम, हाल फिलहाल में उन्होंने बड़े ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए तक किया था, जिसमें मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट्स किया जा सके। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में निवेश करना हो, बीमा का पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड बिल्स का जो पेमेंट करना हो, तो इसके लिए जो लिमिट थी उसको बढ़ाते हुए नजर आए। तो उसके बाद 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं मैडम, उसके बाद ये खबर आना, तो लगातार जिस तरह से आप कह रही हैं कि यूपीआई को बहुत ही सुगम, आसान और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की जो कोशिश है वो नजर आ रही है। कैशलेस इकोनॉमी बनना है तो हमें यूपीआई का हाथ थामना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो शेयर में लगभग 7% तक की तेजी देखी गई। खबर यह आ रही है मैडम कि कंपनी जो है 2026 तक सैटेलाइट के जरिए जो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज है उसको शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वीआई जो है अमेरिकी कंपनी एसेट
स्पेस मोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। लेकिन शुरुआत से पहले कंपनी को सरकार से GMPCS लाइसेंस लेना होगा, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम, VI अपने नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ मोर्चों पर काम कर रही है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि वो डिटेल्स क्या है, उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड कर आप समझाएंगे। विशाल, देखिए वोडाफोन इंडिया को आइडिया को अब ये साबित कर रहा है कि भैया वो यहाँ पर है, वो सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना चाहती है, अपना धंधा करना चाहती है, लोगों का विश्वास उसको जीतना है। और इसके लिए आपने जैसा भी बताया, एक तो सैटेलाइट के जरिए मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल से इनकी बातचीत चल रही है। और ये जो सैटेलाइट कंपनी है ना, ये स्पेस मोबाइल, पता है ये किसकी प्रतिद्वंदी है? ये है एलॉन मस्क की SpaceX और Amazon की क्यूपर, ये इसके राइवल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। और स्टारलिंक भी आने की कोशिश कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया यहीं पर जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है कि सैटेलाइट के जरिए मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सेवा देना चाहती है। ये अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, अपने पास सब्सक्राइबर्स खींचना चाहती है। और क्यों ना करे, अभी इन्होंने जब अपने 5G नेटवर्क पर काम किया तो इनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता हुआ नजर आया है। जो पिछली रिपोर्ट आई है उसमें दिख रहा है कि सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो आप सुविधा देंगे, आप कोई चीज बेचेंगे बाजार में और लोग अगर उससे आ रहे हैं और आप फिर उसको और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अब इसमें सरकार का भी स्टेक आ गया है। आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन कुछ डेटा है, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। आपने ठीक कहा कि VI ने अब तक करीब 29 में से 30 शहरों में जो है 5G से सर्विसेज की जो शुरुआत है उसको करते हुए दिखे हैं। कंपनी ने दावा किया है कि उसका जो डेटा जो है, उसका खपत कंजम्पशन जो है वो 25 से 30% की उसमें बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या है मैडम? ये समझ में आ रहा है कि लोग जो है VI को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें रुचि दिखा रहे हैं। 5G को एक्सपैंड कर रहे हैं, साथ में 4G को भी बेहतर बनाने की कोशिश में वोडाफोन आइडिया जुटी हुई है। तो ये सारी चीजें जो अपने बिजनेस को और सुधारने में जुटी हुई नजर आ रही है। 3 मोर्चों पर काम कर रही है। एक हमने बात की सैटेलाइट की, दूसरी हमने बात की 5G की, और 4G को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात है कि एक ये क्या करें, फ्रॉड कॉल को पकड़ने के लिए भी एक मैकेनिज्म लेकर के आ रहे हैं। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन CSNAP फीचर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर को और सुविधा हो कि फ्रॉड कॉल्स तो हमें पता ही है कितने आने लगे हैं, तो उनको पकड़ने का भी एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं। यानी VI ऑल आउट है सब्सक्राइबर्स को ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं और हम इसे और बेहतर सुविधाएं देंगे, हम और इससे बेहतर काम करेंगे। और आज जो इसके स्टॉक्स में हलचल नजर आई विशाल, लगातार मैडम देखने को मिल रहा है। उसके पीछे की भी जो खबर है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन आज की बात की जाए तो 7% की तेजी, कल अगर 2 दिन का मैंने चार्ट देखा था तो उसमें दिख रहा था कि 10 से 11% की तेजी जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि सिटी ने इसे हाई रिस्क बाय की रेटिंग दी है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने। और उसके बाद हमने इसके स्टॉक को भागते हुए देखा। और सिटी का टारगेट क्या है? 10 रुपए का टारगेट है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल से पढ़ रखा है। 10 रुपए का टारगेट दे रहे, तो बहुत दिन से जो ये बड़ा ही स्लगिश सा चल रहा है, आप लोगों को लग रहा है, तो सिटी ने इसको, हालांकि सिर्फ सिटी ही इकलौती नहीं है, और भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, और वो आपने पढ़ा कितने और हैं? मैडम 22 जो एनालिस्ट हैं जो वोडाफोन आइडिया को कवर करते हैं, उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है और उन्होंने कहा है कि 22 में से सिर्फ 3 लोगों ने इसको जो है खरीदारी की सलाह दी है। उसके अलावा तमाम जितने लोग हैं वो इसको बेचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैडम एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो AGR ड्यूज वाला जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई जो है 26 तारीख को, यानी आज से 3 दिन के बाद होने वाली है, उस पर भी लोगों के नज़र, इन्वेस्टर्स का नज़र है, तो उस पर भी लोगों का जो, अगर आप कुछ इस पर कमेंट करना चाहेंगे। और यही एक वजह रही विशाल कि आज सिटी ने इसको हाई रिस्क बाय जोन में रखा है, और जो 3 और आपने कहा ग्रुप्स जो हैं वो भी इसे बाय जोन में रख रहे हैं। ज्यादातर अभी भी जो है इसे दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब बाय की उसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा। 22 में से 4 एनालिस्ट जो है उसको उन्होंने खरीदने की सलाह दी है, 6 होल्ड की सलाह दे रहे हैं और 12 जो कह रहे हैं कि सेल कर दो। सेल कर दो, ठीक है। तो अब ये मामला क्लियर है। अब ये क्यों हो रहा है, ये रुख क्यों बदल रहा है? क्योंकि विशाल ने अभी जो मेंशन किया कि शुक्रवार को 26 तारीख को एक अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले हमने देखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई अब इसमें सरकार का भी स्टेक है और इसमें कंज्यूमर्स भी जुड़े हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द, जो पिछली हियरिंग पिछले हफ्ते हो रही थी उसमें ये उन्होंने कहा, और उन्होंने एक डेट मांगी कि हम एक एमिकेबल सोल्यूशन या कुछ एक ऐसा कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे ताकि इसमें कंपनी का भी फायदा हो, कंज्यूमर्स का भी फायदा हो, और सरकार भी इसमें अब जुड़ी हुई है। तो इन सबको देखना होगा कि इसमें किस तरह से एक सोल्यूशन निकाला जाए, और इस पर काम किया जा रहा है। और ये सोल्यूशन शब्द जो है ना, ये की हो गया है। सबको लग रहा है कि जब शुक्रवार को 26 सितंबर को सुनवाई होगी तो कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है क्या यहाँ पर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है बहुत समय से कोशिश लगी हुई कि कभी
पेनल्टी माफ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और अब रिवाइवल का इतना रिवैम्प का इतना ठोस प्लान लेकर आ रही है कि हम हैं यहाँ पर, हम कुछ करने वाले हैं। और ऐसे में लग रहा है कि क्या 26 सितंबर अच्छी खबर ला सकती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा एक सोल्यूशन पर पहुंचना अब जरूरी है इस मामले में। सरकार का स्टेक यहाँ पे 49% है, ठीक है। अब जो है बकाया, अब डीओटी ने एक और 9,450 करोड़ का इन पर फिर से एक जो है वो ड्यू जो है वो ठोक दिया है। पहले से ही 80,000 82,000 के आसपास का एक ड्यू जो है वो फाइनल हो चुका है। कुल अगर बात की जाए मैडम कंपनी पर तो 2 लाख करोड़ का कर्ज है। बिल्कुल, पेनल्टी, ड्यूज, इंटरेस्ट पेमेंट सब कुछ मिला करके। और वोडाफोन आइडिया भी अब इन सब से निकल करके जो है वो चाहती है कि इन सब से छुटकारा मिले और वो अपने जो प्रतिद्वंदी है वो इनसे काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रतिद्वंदी इनके कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी तो टक्कर देना, जियो और एयरटेल को टक्कर देना है। तो ये एक पीछे जो ये पूरा ओवरहैंग जो चला आ रहा है, इससे एक फाइनल सोल्यूशन जो है कंपनी को भी उम्मीद है कि कुछ निकलेगा। और यही मुझे लग रहा है ग्लोबल जो फर्म्स है उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो होने वाली है इसमें देखा जाए क्या होगा, कुछ उम्मीद वहां पर हो सकती है, कुछ पॉजिटिव खबर निकल करके आए वोडाफोन आइडिया के लिए। बचा ले सरकार इसको, वैसे भी अब सरकार का स्टेक भी इसमें बहुत ज्यादा है, तो बचाने की कवायद भी बड़ी हो रही है। जी चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला जो है फिलहाल टाल दिया है। मार्च 2025 में जारी आदेश के तहत ईपीएफओ कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस में जाने का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद कर्मचारी, नए भर्ती, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके लोग और निधन जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उन कर्मचारियों के पति या पत्नी भी शामिल थे। ये ऑप्शन जो है एक बार जो है चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता था, यानी नॉन रिवर्सिबल था, और इसके लिए 3 महीने की समय सीमा भी तय की गई थी। अब नए आदेश में कहा गया कि यूपीएस का मामला अभी विचाराधीन है और जब तक सरकार या बोर्ड अंतिम फैसला नहीं लेता तब तक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैडम ये कैसा फैसला है? अभी हाल फिलहाल में भी हम लोगों ने आपको देखा था कि न्यूज़ रूम में आपने बहुत व्यापक रूप से पेंशन के मामले को समझाया था हमारे व्यूवर्स को, एक अच्छा लंबा पैकेज भी था वो। तो ये ऐसी खबर आना, कभी ओपीएस कभी एनपीएस फिर यूपीएस फिर अब कहा जा रहा है, वही तो हमारी कहानी थी विशाल। पेंशन को लेकर के उलझन, पेच ऐसा फंसा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और अब देखिए ईपीएफओ जैसी संस्था जिसने पूरा एक प्लान दिया था कि ये कैसे रोल आउट होगा, और वन ऑफ द फर्स्ट बिग इंस्टीट्यूशन जिसने ये कहा था, इनकी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसके बाद उन्होंने एक रोल आउट प्लान दिया था, उन्होंने पॉज बटन दबा दिया है। अपने कर्मचारियों को पहले कहा कि तुम अब एनपीएस से यूपीएस में जाओ, पर अब कह रहे हैं रुक जाओ, अब पुराना वाला ही आदेश आएगा। तो कंफ्यूजन देखिए ना, ईपीएफओ जैसी संस्थान जो मतलब सरकार के इस आदेश को 8 करोड़ से अधिक मेंबर्स हैं और तुरंत सर्कुलर देती है कि भैया आप जाइए, और उसके बाद कहती है कि नहीं अब आप रुक जाइए। ये अपने एम्प्लॉयज के लिए ईपीएफओ ने ये जारी किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो एक सर्कुलर निकाला और कहा कि तुरंत एनपीएस वाले जो है वो यूपीएस में चले जाएं, जो न्यू ज्वाइनी है वो भी जाएं तो एनपीएस से यूपीएस में चले जाएं, जो पुराने ज्वाइनी है, जो रिटायर्ड हैं, जो डिसीज्ड हैं, वो सब एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सितंबर में, जबकि 30 सितंबर ये आखिरी डेट भी है एनपीएस वालों को यूपीएस से स्विच करने। उसके पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम यहाँ पे पॉज बटन दबा रहे हैं। तो ये तो अंदर खाने क्या चल रहा है मैडम? क्या वो डेडलाइन भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? मुझे तो अब यही लग रहा है बढ़ेगी, क्योंकि इतने कम एनरोलमेंट हुए हैं। हम जो डेटा पढ़े थे एनपीएस के कुल 27 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं सब मिला के सरकारी महकमे से, और वहां पर अभी तक जो यूपीएस में गए हैं लोग वो कुछ 31,555 है। सो क्या है ये? लेस देन 1% लोगों ने ही ये स्विच किया है। यूपीएस को लेकर क्यों है इतनी चिंता? जो मुझे समझ में आया अपनी रिसर्च में वो ये कि भाई क्लैरिटी नहीं है, कैसे कैलकुलेशन होगा ये क्लैरिटी नहीं है। सरकार इसमें योगदान अपना 18.5% दे रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा है। एनपीएस से तो बेटर है ना, एनपीएस में 14% का योगदान था। लेकिन फिर वही होता है ना, ओपीएस में सरकार ने पैर क्यों खींचे थे? क्योंकि उनका योगदान इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको वो देना मुश्किल हो रही थी। फिर आप 18.5% के योगदान की बात करें, आप ये दे पाएंगे? और फिर आप 8th पे कमीशन आप लागू करने वाले, तो ये सारा खर्चे का बोझ भी तो सरकार के ही ऊपर जाने वाला है। और क्या यूपीएस की तैयारी है? ये आनन फानन में आ गया है क्या? क्योंकि ओपीएस को लाने की इतनी मांग उठ रही थी कि आप भाई हमको एनपीएस से छुटकारा दे के ओपीएस में डाल दीजिए, और एनपीएस टेकर्स जो थे वो नाखुश थे।
तो उन्होंने कहा चलो ओपीएस को उनको भुला देते हैं और उनके लिए हम यूपीएस अब लेकर के आते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके टेकर्स तो कम दिख रहे हैं। अब ईपीएफओ अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहा है कि भाई आप अभी जो है स्टेटस को रखें, अभी आप इसमें स्विच ना करें, जबकि पहले उन्होंने बाकायदा सर्कुलर निकाल कर कहा कि आप सब स्विच कीजिए, आप जैसे चाहें 1 अप्रैल से आपने पहले ज्वाइन किया नौकरी या 1 अप्रैल के बाद कर रहे हैं तो आप यूपीएस में जा सकते हैं, और अब कह रही है नहीं नहीं रुकिए अभी मत जाइए। तो ये कंफ्यूजन जो है इसका और छोर अभी तक पकड़ में लेकिन नहीं मैम आ रहा है। अभी की सबसे ताज़ा खबर ये आ रही है कि ईपीएफओ ने पार्शियल विड्रॉल को लेकर एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट बहुत दिया है। बड़ी खबर है विशाल, ये आपने मुझे बताई और मुझे लगता है कि इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। खबर बताइए विशाल, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले खबर ये है मैडम कि ईपीएफ पार्शियल विड्रॉवल पर ईपीएफओ ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के पैसों से अगर आप महंगी घड़ी या आलीशान ट्रिप करने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी और गैर फिजूल अगर आप कहा जाए खर्चे करने की सोच रहे हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गलत इस्तेमाल पर आपसे वसूली हो सकती है। और इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि अगर आप समझ रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पंगु हैं, तो उन्होंने ईपीएफ स्कीम 1952 जो एक लॉ है, जो क्लॉज समझिए, उसके आधार पर कहा है कि अगर कोई सदस्य मान लीजिए मकान खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर अगर पैसा निकालता है तो ठीक है भाई, वो सब प्रावधान हमारे पास था। लेकिन अगर आप झूठ पकड़ा गया कि अगर आपने पैसे को निकाल कर अगर आपने कुछ दाएं बाएं किया है तो रूल 68B11 के तहत पीएफ निकासी के दुरुपयोग करने पर 3 साल तक और कोई अगर निकासी की अनुमति नहीं देता है या निकाली गई राशि की ब्याज जो है वो समझिए कि उस पर वसूलने या निकासी पर ही रोक हो जाएगी। जो समझिए मतलब मैं अभी हाल फिलहाल में तुरंत अभी खबर आई है मैडम, तो बेसिकली ये है कि आप पर जो है पेनाल्टी लगेगा, विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं और तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उसको तो आप ईपीएफ से एडवांस कब ले सकते हैं? आप ले सकते हैं शादी है घर में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी और घर बनाने के लिए, ठीक है। ये ईपीएस स्कीम का ये नियम है जी। अब आपने बात किया कि लोग जो है वो फ़ोन खरीद रहे हैं या छुट्टी मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही थी विशाल कि लोग यहाँ से पैसा निकालते थे और उसको स्टॉक मार्केट में लगाते थे। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे आकर के कहा कि क्या करें, अभी पैसे वहाँ से निकाल लेते, वहाँ पड़े में अभी क्या ही ज़रूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फंड है आपके लिए और आपके रिटायरमेंट के लिए, आप वहाँ से पैसे निकाल के उसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। ज़रूरत है, घर में कोई बीमारी है, घर खरीदना है, कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपके पास अब कोई और चारा नहीं बचा, तो आप वहाँ से पैसे निकाल, तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप वहाँ से पैसे निकाल करके छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ से पैसे निकाल करके आईफोन खरीद रहे हैं। एक आईफोन फीवर भी तो है हमारे देश में, हमने आईफोन भी आया हुआ, तो आईफोन फीवर है। लोगों ने कितनी मारपीट वाली जो विजुअल्स है वो देख ली, मुंबई में देख ली और दिल्ली में भी देख ली। तो आईफोन खरीद रहे हैं भाई, अब क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं। और स्टॉक मार्केट देखिए पिछले 1-1.5 साल में इसने रिटर्न तो कुछ नहीं दिया है ना, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा यहाँ पर लूज कर रहे होंगे अब, और वो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, बहुत ही ज़रूरी पैसा है, ठीक है। सरकार के लिए भी ज़रूरी वो पैसा है क्योंकि सरकार उस पर ब्याज जो है अर्न करती है, और आपके बुढ़ापे का वो पैसा अगर आप वो गवा देंगे तो आपको कौन वो पैसा देने वाला है। 8% से अधिक का रिटर्न मिलता है मैडम, उसको भी अगर आप सीआजीआर में अगर कैलकुलेट कर लीजिए कंपाउंडेड में, तो ये मामला अच्छा खासा बैठ जाता है, लंबी अवधि में तो अच्छा खासा फंड बन जाता है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा जो किया है ईपीएफओ ने। मैम अब आ गया है कुछ डिटेल्स, तो कुछ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपने दुरुपयोग किया तो 3 साल तक आप कुछ भी जो है पैसा निकाल नहीं सकते हैं, उस पर रोक हो जाएगा। और अगर आपने निकाला तो उस पर ब्याज सहित आपसे है जो रिकवरी की पीनल जाएगी। इंटरेस्ट के साथ आपको देना होगा। It's a very big इसमें thing. अभी सिर्फ एक क्लैरिटी जो मुझे नहीं मिल रही है वो ये है कि मतलब ये फिर कोई कंप्लेन करेगा ना आपकी, तब उनको जाकर के पता चलेगा ये फॉलोअप स्टोरी आएगी मैडम। या फिर इनको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जब भी आप इस तरह की निकासी अगर कर रहे हैं तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो देने होते हैं, वो अगर फर्जी निकल गए कि मान लीजिए बीमारी के आप दे रहे हैं तो आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट देंगे, घर खरीदने के लिए आप दे रहे हैं तो आपके पास कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, शादी के लिए ले रहे हैं तो शादी का कार्ड होगा। और ये अगर कुछ फर्जी निकला कि आपने कहा भाई एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, अभी हमें यूनिवर्सिटी से लेटर नहीं मिला है, मिल जाएगा, आप दे दीजिए, और उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो वापस ब्याज समेत पीनल इंटरेस्ट सहित वापस करना होगा। और जब तक वो पैसा वापस नहीं करें तब तक आप एडवांस के लिए जो है आप फिर आपको एडवांस भी नहीं मिलेगा, आपको एक तरह से एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि आपने ये पैसा निकाला है, जब तक ये वापस नहीं होगा विद पीनल इंटरेस्ट
और सही में अगर आपको तब कोई पैसे की ज़रूरत होगी, कोई एडवांस की ज़रूरत होगी इन सारी वजहों की वजह से, तो आप ले नहीं पाएंगे। तो ये एक बढ़िया कदम है मुझे लगता है। इस तरह से पैसों का मिसयूज जो है वो रोकने की कोशिश जो है ईपीएफओ कर रहा है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।